सभी को नमस्कार। मेरा नाम निर्मला जोशी। दोस्तों, आपको जो हमारे द्वारा पुस्तक संचालक प्रशिक्षण दिया गया था उसी के अनुसार हमने यहाँ पे कुछ प्रश्न तैयार करे हैं। पुस्तकों का अलग अलग प्रशिक्षण तो दिया है, लेकिन फिर भी कई लोगों के मन में जो पुस्तक संचालक है उनमें कुछ प्रश्न रहते हैं, तो उनको हमने वो प्रश्नों का उत्तर देते हैं। हमने कुछ प्रश्न तैयार किए हैं और उनका आंसर हम आप लोगों को देंगे। तो पुस्तकें लिखते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान में रखना चाहिए और पुस्तकों से संबंधित कौन कौन से प्रश्न हैं वो हमने तैयार किए हैं और इनका जवाब हम आपको देंगे। इसके अलावा भी अगर आपके पास में कोई प्रश्न है तो आप हमारे अपने DRC या क्लस्टर के माध्यम से हमसे वो सवाल जवाब कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे बैठक प्रस्ताव से संबंधित प्रश्न है कि जब बैठक प्रस्ताव पुस्तक लिखी जाती है तो समूह में बाकी 6 पुस्तकें लिखना क्यों आवश्यक है। देखिए, कई बार जैसे कि हम ये कहते हैं कि बैठक प्रस्ताव पुस्तक हमारी महापुस्तक है, उसमें सारी जानकारी इसमें लिखी हुई होती है। तो जब ये पुस्तक लिखते हैं सारी जानकारी इसमें लिखी होती है, ऋण से संबंधित बचत का विवरण इसमें होता है, ऋण देने और लेने का विवरण भी इसमें होता है, सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई होती हैं, तो फिर हमें बाकी पुस्तकें लिखने का क्या आवश्यकता पड़े। तो इसके लिए ये ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि इसमें सारा विवरण तो लिखा होता है, ये चीज़ें तो इसमें सही है। लेकिन जैसे अगर हमें ऋण का विवरण देखना है, आज के हमने 1 साल पहले कितना ऋण लिया था, किसने कितना लिया और अभी तक उसकी किस्तें पूरी नहीं हुई हैं, तो वो सारी चीज़ें अगर हमें इसमें पुस्तक में देखनी होगी तो हमें अलग अलग कम से कम साल भर पुराना रिकॉर्ड इसको वापस से देखना पड़ेगा। तो ये चीज़ें बहुत मुश्किल होती हैं, उसमें कुछ चीज़ें भूल चूक भी हो सकती है। हो सकता है कि जो ऋण वापस आना चाहिए था वो हमारे ध्यान से कहीं रह गया हो, तो इसके लिए हमें ऋण पुस्तक अलग से लिखनी होती है। इसी प्रकार हमारे जो उपस्थिति का विवरण होता है, उपस्थिति का विवरण जब हमारे 7वें नंबर की पुस्तक जब हम तैयार करते हैं मासिक प्रतिवेदन, तो उसके अंदर हमें कुल योग देखना पड़ता है कि हमारा पिछले महीने तक कितना योग हुआ है, उससे पहले का कितना योग था। तो वो सारी चीज़ें बैठक प्रस्ताव के अंदर मिल जाएंगी, लेकिन उसको हमें हर पेज पे अलग अलग बैठकों में टोटल योग करना होगा। अगर हम उपस्थिति पुस्तक लिखी हुई होगी तो हमें उसके नीचे 1 महीने का पूरी बैठकों का योग एक ही पेज पे मिल जाएगा। तो इसलिए हमारी बाकी अन्य पुस्तकें लिखी गई हैं। इसी प्रकार साधारण खाता बही है, वो भी हमारी जो मासिक प्रतिवेदन यानी लास्ट वाली जो पुस्तक होती है उसको बनाने के लिए, और हमारे समूह का जो वार्षिक अंकेक्षण ऑडिट होता है उसके लिए भी हमारे साधारण खाता बही भी लिखना आवश्यक होती है, तो ताकि वो हमारा 1 महीने का जो मासिक प्रतिवेदन है वो हम आसानी से तैयार कर सके, और हमारा जो किताबों का ऑडिट होती है उसमें बहुत सहायता मिलती है। इसी प्रकार नगद पुस्तक है, नगद पुस्तक में भी हम हमारे एक ही पेज पे 3-4 बैठकों का विवरण हम एक साथ देख सकते हैं, और हर बैठक की अंतिम शेष राशि हमें एक ही पेज पर दिख जाती है और बैठक प्रस्ताव में अलग अलग पेज पे देखनी पड़ती है। इसी प्रकार सदस्य की पासबुक है, बाकी की 6 पुस्तकें तो पदाधिकारियों के पास में रहती हैं, तो सदस्य के पास भी कुछ अपना पहचान या उसके पास प्रूफ होना चाहिए कि वो सदस्य अपना समूह में कुछ कितनी बचत जमा करवा चुकी है, उसको कब कितना ऋण लौटाना है, उसके घर वालों को भी विश्वास हो सके कि हाँ हमारे द्वारा का जो पैसा जमा करवाया जा रहा है वो इसमें लिखा हुआ है। तो ये सारी पुस्तकें अपना अपना महत्व रखती हैं। तो कोई भी पुस्तक संचालक ये ना सोचे कि मैं बैठक प्रस्ताव पुस्तक लिख रहा हूँ तो मुझे बाकी पुस्तकें लिखनी चाहिए या नहीं लिखनी, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें हमारी 7 पुस्तकें लिखनी है, वो 7 पुस्तकें ही अनिवार्य हैं। इसी प्रकार हमारा दूसरा प्रश्न बनता है, बैठक प्रस्ताव पुस्तक लिखते समय बीच में लाइन क्यों नहीं छोड़नी चाहिए। तो दोस्तों, बैठक प्रस्ताव पुस्तक लिखते समय अगर हम बीच में लाइनें छोड़ते हैं तो उसमें यह होता है कि हमारे द्वारा बैठक की कार्यवाही लिखने के बाद में अगर हमने बैठक प्रस्ताव कहीं किसी पास छोड़ा है और किसी ने छेड़छाड़ी की, इसमें कुछ और लिख दिया, तो शायद ऐसा हो सकता है कि उस पुस्तकों में कुछ ना कुछ गड़बड़ की जा सकती है। यानी हमारे सामने सबके सामने लिखे गए बीच में कोई भी व्यक्ति कुछ भी उसमें लिख सकता है। तो एक तो ये कारण होता है। दूसरी चीज़ें होती है कि हमें सजावट नहीं करनी, हमने जो पुस्तकों के जो पेज है वो भी हमें वेस्ट नहीं करना है। ये दोनों ही कारण होते हैं हमें लाइनें नहीं छोड़ने के लिए। लेकिन सबसे मुख्य कारण होता है कि हमारे जो पुस्तकों में कोई व्यक्ति कोई दूसरा व्यक्ति हस्तक्षेप ना कर सके। हमारे बैठ के लिखने के बाद में अगर खाली जगह बच जाती है उसमें कोई भी व्यक्ति कुछ भी लिख सकता है और वो फिर उसमें प्रूफ माना जाता है, तो हमें लाइनें खाली नहीं छोड़ना चाहिए। तीसरा सवाल है, उपस्थिति पुस्तक में एक पेज पर दूसरे माह की बचत व उपस्थिति का विवरण क्यों नहीं लिख सकते हैं। कई पुस्तक संचालक क्या करते हैं कि जैसे फरवरी माह का जो होता है सबसे छोटा महीना होता है, उसमें एक दो कॉलम खाली बच जाता है, तो वो क्या करते हैं उसी में लिख देते हैं, सोचते क्या फ़र्क पड़ेगा।
लेकिन जब हम मासिक प्रतिवेदन तैयार करने बैठते हैं तो हमको सिर्फ एक बैठक का योग लगाना पड़ता है। अगर हमारी अप्रैल मार्च महीने का एक बैठक का योग अगर फरवरी वाली पेज में लग गया तो हमारा मार्च का योग पूरा नहीं बैठेगा। इसलिए हमें हर महीने की एक बैठक एक पेज पे लिखनी चाहिए और उसका अगर खाली कॉलम छूटता है तो छोड़ दीजिए, और मार्च की बैठक हमें मार्च के एक पेज पे ही लिखनी चाहिए, जिससे कि हमें एक महीने में कुल होने वाली बचत और उपस्थिति का योग लगाने में आसानी हो। उसके बाद में है ऋण पुस्तक में लघु ऋण की मांग योजना बनाना जरूरी है क्या। यानी जो हम लघु ऋण तैयार करते हैं ऋण पुस्तक में, तो उसमें जो हम मांग तैयार करते हैं, जैसे सदस्यों को ऋण दिया हमने 500 रुपये, अगर वो सदस्य कहता है इसको मैं 2 किस्तों में लौटाऊंगा, तो हमें पहले ही योजना तैयार करनी पड़ती है कि हमने जैसे आज ऋण दिया है 5 मई को ऋण देते हैं, तो अगली किस्त आनी चाहिए 5 जून को, तो इस प्रकार उसके बाद दूसरी किस्त आएगी 5 जुलाई को। तो इस प्रकार से मांग तैयार करते हैं। तो ये मांग तैयार करना क्यों ज़रूरी है? तो ये मांग तैयार करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जैसे अगर हम मांग तैयार करते हैं तो वो कॉलम एक फिक्स हो जाता है कि इस महीने में इतना आएगा, और सदस्यों को पता रहता है कि इतने महीने में अपने को इतना पैसा चुकाना है। और अगर इस बीच में वो सदस्य दूसरा लघु ऋण भी लेती है तो उस मांग के अनुसार खाली कॉलम छोड़ के हम दूसरे ऋण का विवरण लिख सकते हैं। इसलिए हमारे मांग बनाना ज़रूरी होता है ताकि सदस्यों को भी पता रहे और हमें पता रहे कि हमारे पास इस महीने में किसके सदस्यों से कितना पैसा वापस आना है। दूसरा इसका अगला प्रश्न है, लघु ऋण में मांग के अनुसार वापसी न होने पर खाली जो कॉलम नहीं बचते तो उसको आगे किस प्रकार लिखें। जैसे किसी सदस्य ने कहा कि मैं 1000 रुपये को 5 किस्तों में चुकाऊंगी, और हमने उसका 5 कॉलम में 5 महीने का विवरण तैयार कर लिया, लेकिन किसी कारण से वो सदस्य उन 5 महीनों में वो किस्त जमा नहीं करवा पाए। हो सकता है बीच में पैसा नहीं आया हो सकता है सदस्य ने सिर्फ ब्याज जमा करवाया। अब ब्याज की एंट्री के लिए तो हमें कॉलम भरना पड़ेगा, लेकिन ऋण तो वापसी नहीं आया। अगर सदस्य ने वो पैसा 1-2 महीने लेट चुकाया और उसके बीच में कहीं उस सदस्य ने कोई नया ऋण लिखा हुआ है और उसके बीच में खाली कॉलम नहीं बचता है, तो हम उसको कैसे लिखें? तो सबसे पहले तो हम उसी वक्त ध्यान में रख लें कि 1-2 लाइन हम उस ऋण पुस्तक में छोड़ सकते हैं। जब हम प्लान तैयार करते हैं, योजना बनाते हैं, जैसे 5 महीने का कहा उस सदस्य ने, तो 5 महीने की प्लानिंग के बाद में हम 2 कॉलम एक्स्ट्रा छोड़ सकते हैं कि हो सकता है सदस्य 1-2 आगे किस्त आगे पीछे हो जाए, यानी 2 कॉलम खाली छोड़ के हम अगला ऋण लिख सकते हैं। लेकिन बाई चांस हमने ऐसा नहीं लिखा और उस सदस्य ने फिर वहाँ पे वो इस प्रकार वो समय पे वापसी नहीं कर पाए, तो उस स्थिति में हम कैसे लिखें? तो दोस्तों अगला जो हमारा ऋण चल रहा है उसके नीचे 2-3 लाइन खाली छोड़ के फिर हमें उस ऋण की संख्या लिखनी है कि जैसे मान लीजिए ऋण संख्या, मान लीजिए वो ऋण संख्या 2 है, तो हमें लिखना पड़ेगा ऋण संख्या 2 का शेष विवरण। इस नीचे लिखा गया है। लिखा गया है यानी जिस जगह पे हम उस ऋण का शेष विवरण लिख रहे हैं, किस्त जमा कर रहे हैं, तो उस जगह पर हमको ये स्पष्ट विवरण लिख देना चाहिए ताकि किसी भी व्यक्ति को ये ध्यान में रहे कि ये जो आगे ऋण संख्या 2 थी उसका विवरण इन्होंने यहाँ पर लिखा है, यानी सदस्य को जो किस्त जमा करवाई थी वो वहाँ पर नहीं लिखा गया और उस विवरण को यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर उसमें विवरण लिख देते हैं तो आसानी से देखा जा सकता है कि जो ऊपर में ऋण संख्या 2 थी उसमें जो किस्त लिखने के लिए खाली जगह नहीं बची थी तो वो आगे इन्होंने यहाँ पर लिखा है। तो इस प्रकार से हम विवरण लिख के दिखा सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बड़ा ऋण में रिवेन्यू टिकट लगाना क्यों जरूरी है? यानी हम जो बड़ा ऋण लिखते हैं उसमें हमने बता रखा है कि रिवेन्यू टिकट लगाना जरूरी है, लेकिन अधिकतर हमने ये देखा है जो पुस्तक संचालक होते हैं या समूह के सदस्य होते हैं वो अपना जो रिवेन्यू टिकट होता है वो लेके ही नहीं आते हैं और वो रिवेन्यू टिकट में नहीं लगाते। और अक्सर समस्याएं ऐसी होती हैं जब महिलाएं कई बार समूह में पैसा वापस समय पर नहीं करती हैं, या फिर कुछ लोग तो बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं कि हम तो समूह में पैसा जमा नहीं करवाए। अगर ऐसी स्थिति में हमने अगर वहाँ पर रिवेन्यू टिकट लगाया है और उस पर सदस्य के हस्ताक्षर करवाए हैं तो एक तौर पे हमारे स्टाम्प के रूप में काम करता है कि उस सदस्य ने हमसे पैसा लिया है। तो इसमें अगर हम कुछ उचित कानूनी कार्यवाही भी करना चाहे सदस्य की गैर जिम्मेदार हरकत पे तो वो हम आसानी से कर सकते हैं।
तो वो रेवेन्यू टिकट लगाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जिस प्रकार सरकारी कागजों पर सदस्य ऋण लेन का देन करते हैं वो एक सरकारी सबूत के तौर पर होता है, इसी प्रकार हमारे ऋण पुस्तक में भी रेवेन्यू टिकट पर सदस्य के हस्ताक्षर एक प्रूफ के तौर पर होते हैं, तो ये लगाना ज़रूरी होता है। उसके बाद में है दो ऋणों का एक साथ समायोजन करने पर किस प्रकार लिखें। यानी अगर किसी सदस्य ने ऋण ले रखा है और वो कहता है जैसे उनको 3 खाते चल रहे हैं और वो सदस्य अलग अलग किस्तें जमा कराने में उसको दिक्कत आ रही है और वो नया ऋण लेता है और वो कहता है कि मेरा एक ही ऋण खाता चले और ये तीनों खाते जो अलग अलग हैं वो बंद हो जाए और वो एक ही खाता चलाना चाहता है। तो अगर वो जो तीनों ऋण हैं अलग अलग पेज पे लिखे हुए हैं और अगर हम उसको एक पेज पे करना है तो बैठक प्रस्ताव में भी हमें उसका विवरण लिखना पड़ेगा कि इस सदस्य ने तीनों ऋण एक साथ जमा करके और एक साथ नया ऋण मंजूर करवाया है, और प्लस उस जो ऋण पुस्तक में अलग अलग पेज पे ऋण लिखा हुआ है उसके अंदर भी हमें कुछ प्रविष्टि अपने को उसमें लिखना पड़ेगा कि इस ऋण को जमा किया गया है और इसका विवरण पेज संख्या पर लिखा गया है। इस प्रकार से हमें उस पेज के ऊपर लिखना पड़ेगा कि ये जो ऋण है इस पेज नंबर पे लिखा हुआ है, इसको यहाँ पर जमा किया गया है और इसकी शेष राशि जो है वो तीनों लोगों को जोड़ करके हमने पेज संख्या यहाँ पर इस पेज संख्या पे लिखा गया है। इस प्रकार लिखने से कोई भी व्यक्ति का दूसरा व्यक्ति भी हमारा रजिस्टर चेक करता है तो उसको भी ये रहता है कि हाँ इस ऋण का इसका कोई बकाया नहीं चल रहा है, इसी ऋण को इन्होंने दूसरे पेज पे चढ़ाया है। तो इस प्रकार से अपने को स्पष्ट उसमें लिखना पड़ेगा। अगर 2 ऋणों को किया है तो दोनों पेज पे, 3 को किया है तो तीनों पेजों पे अलग अलग हमको ये विवरण इसमें लिखना चाहिए। या आवश्यकता अनुसार जो भी जमा किया गया है वो डेट डाल के या फिर सिर्फ समायोजन करके दूसरे पेज पे लिखा गया है तो वो स्पष्ट जानकारी अपने को वहाँ पे लिखनी चाहिए। इसी प्रकार अगला हमारा प्रश्न है मासिक प्रतिवेदन बनाते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो दोस्तों वैसे तो हमने आपको मासिक प्रतिवेदन पूरा स्पष्ट तौर पे सिखाया है। मासिक प्रतिवेदन में प्रत्येक जानकारी महत्वपूर्ण होती है और हमें पूरी जानकारी इसमें भरनी चाहिए और प्रत्येक जो डाटा भरा जाता है उसका नीचे योग भी लगाना चाहिए। लेकिन फिर भी पुस्तक संचालक जो मासिक प्रतिवेदन बनाते हैं उसके अंदर वो आय की प्रारंभ राशि नहीं लिखते हैं, तो वो लिखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर वो आपको नहीं बनाना आता है तो उसका एक तरीका आप लोग देख लीजिए। वो मासिक प्रतिवेदन में आय की प्रारंभ राशि निकालना। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमारी जो साधारण खाता बही है वो पूरी कंप्लीट लिखी हुई होनी चाहिए। अगर हमें निकालना नहीं आता है या अभी तक हमें पता ही नहीं है कि हमारे समूह की आय की प्रारंभ राशि क्या है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें हमारे साधारण खाता बही को पूरा लिखना पड़ेगा। तो उसमें जो भी आय के खाते आते हैं सारे, जैसे कि ब्याज है, आय खाता, आय खाते में होता है ब्याज, सदस्यों से प्राप्त ब्याज। पहला ये होता है। दूसरा होता है बैंक शेष पर प्राप्त ब्याज। तीसरा होता है दंड। चौथा होता है अन्य आय। ये चारों प्रकार की जो अपनी आय होती है इनका अपने को योग लगाना है, ठीक है। उसके बाद में होता है व्यय खाता। व्यय खाता में सबसे पहले आता है वियोग को भुगतान ब्याज।
और दूसरा होता है बैंक ऋण पर भुगतान ब्याज। और तीसरा होता है बीके का मानदेय। चौथा होता है सफर खर्च, स्टेशनरी खर्च, और अन्य खर्च। अन्य खर्च में जिस प्रकार से होता है बैंक चार्ज, ठीक है। इसके अलावा बीमा खर्च, क्योंकि कई जो स्वयं सहायता समूह है उन्होंने बैंक से ऋण लेते समय अपना बीमा करवाया है, तो वो राशि बीमे की लोन की राशि में से उनकी काट ली जाती है और वो पैसा कहीं ना कहीं उनके ध्यान में ही नहीं रहता है। तो ये चीज़ भी अपने को ध्यान में रखनी है कि बीमा खर्च अगर सदस्यों ने अलग से लेके किया है तो उसका विवरण अलग से आ जाएगा, लेकिन अगर समूह के पैसे में से ही उसका खर्च किया है तो उसका विवरण भी अपने को यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। तो ये चीज़ें खाते भी अपने को अलग अलग बनाने पड़ेंगे। इसके अलावा फिर जो भी अन्य कोई खर्च आते हैं वो सारे इसमें आ जाएंगे, या फिर वियोग दंड। इस प्रकार से जो भी खर्च अपने यहाँ पे किए गए हैं उनका अलग अलग खाता बनाकर उन सबका योग करना है और आय में से माइनस व्यय करना है। यानी शुरुआत से लेकर आज तक का, यानी जैसे अगर हमें जून की प्रारंभ राशि निकालनी है तो मई तक का हमें आय जोड़नी है और मई तक का हमको व्यय जोड़ना है, और आय में से व्यय घटाने के बाद जो शेष राशि प्राप्त होगी वो जून माह की प्रारंभ शेष राशि कहलाएगी। इस प्रकार से आप साधारण खाता बही कंप्लीट करके ये निकाल सकते हैं आसानी से। और अगर आपको इसमें कोई समझने में दिक्कत आई तो एक बार अपने स्टाफ से आप लोग बात कर सकते हैं या अपने प्रश्नों के माध्यम से और सवाल हमसे कर सकते हैं ताकि उसका जवाब बनाने में हमको आसानी हो सके। तीसरी चीज अपना जो अगला सवाल है, बैठक प्रस्ताव में नया ऋण मंजूर करते समय तथा लघु ऋण में किस्त जमा करते समय सदस्य के हस्ताक्षर अवश्य करवाएं। ये कुछ विशेष बातें होती हैं जिनको हमने नोटिस किया है काम करते समय। जैसे सदस्य जो अपना ऋण लेते हैं तो उसका हस्ताक्षर हम करवाते हैं बैठक प्रस्ताव रजिस्टर में, तो वो भी करवाना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि कई बार कुछ सदस्य ऐसे होते हैं उनके दिमाग में नहीं रहता कि हमने ऋण लिया है, या कई बार ऋण लेते लेते फिर वो कैंसिल हो जाता है, सदस्य का मन बदलता है, वो चीज़ें उनके दिमाग में रहती हैं और सदस्य कहते हैं कि हमने तो ऋण लिया ही नहीं, या पुस्तक संचालक या सदस्यों द्वारा कहा जाता है कि आपने ऋण लिया है। तो अगर उस सदस्य ने हस्ताक्षर किए हैं, हमारे द्वारा पैसा दिया गया है, तो अपन मानते हैं कि सदस्य को पैसा दिया गया है। और सदस्य जो किस्त जमा करवाते हैं उस समय हमें लघु ऋण में हस्ताक्षर करवाने होते हैं। तो उससे फर्क ये पड़ता है कि सदस्य को जो डायरी दी जाती है वो सदस्य के पास में रहती हैं, ठीक है, और जो ऋण पुस्तक होता है वो हमारे समूह के पदाधिकारी के पास में होता है। तो जब सदस्य ऋण जमा करवाते हैं तो सदस्य को हस्ताक्षर करने पड़ते हैं समूह के ऋण पुस्तक रजिस्टर के अंदर, और ग्राम समूह के जो पदाधिकारी होते हैं उनको हस्ताक्षर करने पड़ते हैं सदस्य की डायरी के अंदर। अगर वो दोनों डायरी में हस्ताक्षर हो रखे हैं इसका मतलब है कि सदस्य ने अपनी किस्त जमा करवाई है और दोनों के पास उसका प्रूफ होता है। कई जगह हमने ये देखा है कि सदस्य के पास डायरी होने का उसने ये फ़ायदा उठाया है कि उनके द्वारा खुद किस्तें जमा की गई हैं, बाकी उसका कहीं पे भी किसी भी रजिस्टर में कोई विवरण नहीं है, ना ही कोई बैठक के अंदर उसका विवरण है, ना ही अन्य किसी पुस्तक में विवरण है, और सदस्य उस बैठक की अपनी जो व्यक्तिगत डायरी के आधार पर ये दावा करता है कि मैंने पैसा जमा करवा दिया गया है। तो सिर्फ एक हमारे यहाँ 7 पुस्तकें लिखी हुई हैं, 7 में से कम 7 पुस्तकों में वो डाटा होना आवश्यक है। अगर वो सिर्फ एक पुस्तक में लिखा है बाकी 6 पुस्तकों में नहीं है तो वो एक पुस्तक का डाटा मान्य नहीं रखा जाता है। तो इस प्रकार से ये दोनों चीज़ों में हस्ताक्षर होना जरूरी है, सदस्य की व्यक्तिगत डायरी में पदाधिकारियों के और ऋण रजिस्टर में सदस्य के। तो ये कुछ बातें ध्यान रखने योग्य होती हैं जो प्रत्येक पुस्तक संचालक को भी ध्यान में रखनी चाहिए और सदस्यों को भी ध्यान में रखनी चाहिए। ये हमारे कुछ सवाल हैं जो आपकी तरफ से सोचकर हमने बनाए हैं या हमने इन सब चीज़ों को परेशानी को झेला है या देखा है। आगे अगर आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी है, कोई सवाल आपके दिमाग में है तो आप अपने वीडियो के जो लिंक दिया है उसके माध्यम से आप सवाल कीजिए, या फिर अपने जो क्लस्टर हैं उनके माध्यम से वो सवाल हम तक पहुंचाएंगे जिससे कि हम आपको आसानी से उसका जवाब बना के दे सकें। धन्यवाद।